पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग के सभी डिसिपल ने यूनशान सेठ के सभी ट्रेजर को लूट लिया था और जुयांग ने उन सभी ट्रेजर को स्टोर करने के लिए किंग यू को एक स्टोरेज रिंग दी थी। फिर वो सभी वापस तियानलिंग सेक्टर में आ गए थे, पर वहाँ लुवेई आ गया था जो उन्हें लूटना चाहता था। किंग यू से फाइट करने लग गई थी, पर लुवेई जिंडान रियल के पीक पर था, इसीलिए किंग यू उसे जीत नहीं पा रही थी। पर जुयांग ने उसे आसानी से खत्म कर दिया था। लू सेठ के हेड ने लुवेई को यहाँ अटैक करने भेजा था और जब वो मारा गया तो उसने अपने सेक्टर की सुनियांग को वहाँ अटैक करने भेजा। वो इल्यूजन को क्रिएट करने में माहिर थी। वो तियानलिंग सेक्टर में आ गई थी और उसने अपने इल्यूजन से जुयांग पर अटैक कर दिया था, पर जुयांग उसके जासे में नहीं आया था और उसे दूर कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि सुनियांग ने जुयांग के चारों तरफ अपने मैजिक को फैला दिया था। वो उसे कहती है कि तुम सिर्फ क्यूरिफाइंग रियल्म में हो, फिर भी तुम्हारी पावर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो तुमने मेरी एन्चेंटमेंट स्किल को ब्रेक कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं सिर्फ यही मैजिक जानती हूँ? और अब वो अपनी 3 क्लोन बॉडी बना लेती है और अपनी हेवनली वर्थ अम्ब्रेला, बॉन्ड डेवरिंग डेविल साउंड और पर्ल फ्लावर 1000 ब्लेड टेक्निक से एक साथ जुयांग पर हमला करती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और देखो कि मैं तुम्हें कैसे पनिश करती हूँ। जुयांग एक एनर्जी बैरियर बनाकर उसके सभी हमलों को रोक लेता है। यह देखकर सुनियांग हैरान हो जाती है और उसे जुयांग पर काफी गुस्सा आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतने पावरफुल अटैक भी जुयांग के डिफेंस को ब्रेक क्यों नहीं कर पाए। वो वापस से जुयांग पर हमला करती है, पर जुयांग की शील्ड ब्रेक नहीं होती और जुयांग एक हमला करके सुनियांग को दूर फेंक देता है और आसपास मौजूद सुनियांग के इल्यूजन को खत्म कर देता है। सुनियांग को काफी गुस्सा आता है और वो वापस से अपनी क्लोन बॉडी बना लेती है, पर उसने इस बार अपने मैजिक को डबल कर दिया था। जुयांग कहता है कि क्या तुम्हें मेरे हमले में बिल्कुल भी मजा नहीं आया? सुनियांग अब वापस से उस पर एवनली वर्थ अम्ब्रेला, बॉन्ड डेवरिंग डेविल साउंड और पर्ल फ्लावर 1000 ब्लेड टेक्निक से कई सारे हमले करती है, जिससे एक तेज ब्लास्ट होता है। यह देखकर तियानलिंग सेठ के स्टूडेंट डर जाते हैं। सुनियांग काफी खुश होती है कि उसने जुयांग को खत्म कर दिया। वो कहती है कि मेरे इस अटैक का सामना एक नेसेंट सोल पेटिशनर भी नहीं कर सकता, पर जुयांग ने अपनी पावर से खुद को बचा लिया था और वो एक एनर्जी ब्लास्ट से सुनियांग के मैजिक को खत्म कर देता है, जिससे उसकी सभी क्लोन बॉडी खत्म हो जाती है और वो दूर गिर जाती है। सुनियांग अब काफी घायल हो जाती है। जुयांग उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई टेक्निक है जिसका तुम मुझ पर इस्तेमाल करना चाहती हो? सुनियांग अपने घुटने टेक कर उसे सामान देती है और कहती है कि मैं यंग जनरेशन की यू सुनियांग हूँ और मैं अब आपको मास्टर मानकर आपकी पूजा करना चाहती हूँ। मैं आपको फॉलो करूंगी और आपके हर एक ऑर्डर को मानूंगी, इसीलिए मुझे माफ कर दे। जुयांग मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम मेरी सेवा करना चाहती हो, पर तुम तियानलिंग सेक्टर में रुकने के लायक नहीं हो। सुनियांग इसे चौंक जाती है। जुयांग कहता है कि तुम्हें जिस भी आदमी ने यहाँ भेजा है, तुम उसे मेरा एक मैसेज देना कि अगर उसने फिर से मेरे तियानलिंग सेक्टर के इलाके में आने का साहस किया तो मैं उसे मार डालूंगा। सुनियांग काफी डर जाती है और कहती है कि सीनियर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर जुयांग उसे अपनी पावर से फेंक देता है, जिससे वो काफी दूर आसमान में चली जाती है। किंग यू भी वहाँ गई थी, जो उसे आसमान में जाते हुए देखती है और जुयांग के पास आकर कहती है कि मास्टर मैंने अभी किसी चीज को हवा में उड़ते हुए देखा। जुयांग कहता है कि वो सिर्फ एक मक्खी थी। क्या तुम्हें मेरे वो स्पिरिचुअल प्लांट मिले जो मैंने तुमसे मंगवाए थे? किंग यू अपनी रिंग में से उन स्पिरिचुअल प्लांट को बाहर निकालती है और बताती है कि मैंने इन स्पिरिचुअल बियर्ड प्लांट को बहुत मुश्किल से ढूंढा है। जुयांग सोचता है कि स्पिरिचुअल वोएड ग्रास 10,000 साल पहले एक टॉप ग्रेड की स्पिरिचुअल ग्रास हुआ करती थी, लेकिन अब इसका उपयोग कोई भी एलिक्सर को बनाने के लिए नहीं करता, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई भी महान एल्केमिस्ट नहीं थे। एल्केमिस्ट उन्हें कहा जाता है जो जड़ी बूटियों की मदद से पेड़ को रिफाइन करता है। जुयांग सोचता है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं होता तो मुझे लगता है कि इस दुनिया से एल्केमिस्ट का अंत हो जाता और अब वो स्पिरिचुअल पावर से
उन सभी इंग्रेडिएंट को हमें ही रिफाइन करने लगता है, क्योंकि वो एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट था जिसे पिल को रिफाइन करने के लिए फर्नेस की भी जरूरत नहीं थी। सभी स्टूडेंट ये सब देखकर हैरान होते हैं। जू यांग कुछ ही पल में उन इंग्रेडिएंट से 5 पिल को रिफाइन कर लेता है, जिससे तेज एनर्जी निकलती है। सभी उन पिल को देखकर हैरान हो जाते हैं। जू यांग सभी से कहता है कि किंग यू जिन स्पिरिचुअल प्लांट को लेकर आई उनकी स्पिरिचुअल पावर एवरेज थी, इसीलिए मैं इन प्लांट से केवल 4th टीयर की पिल को रिफाइन कर पाया। स्टूडेंट इससे चौंक जाते हैं, क्योंकि टीयर 4 की पिल को भी मामूली पिल बता रहा था। स्टूडेंट कहते हैं कि हमने अभी तक केवल 1st और 2nd ग्रेड की पिल के बारे में ही सुना है और हम विश्वास नहीं कर सकते कि आज हम 4th टीयर की पिल को रिफाइन करते हुए देख पाए। एक और स्टूडेंट कहता है कि मास्टर इस पिल की स्मेल बहुत ही अच्छी है। जू यांग सभी को एक एक पिल दे देता है और बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने के अंदर फाउंडेशन एस्टेब्लिश रियल में पहुँच जाओ। सभी स्टूडेंट इससे चौंक जाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन एस्टेब्लिश रियल में उनके 2 रियल में ऊपर थी, पर उन्हें विश्वास था कि वो जू यांग की पावर के साथ आसानी से उस रियल में पहुंच सकते हैं। और वो सभी सर झुकाकर कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम फाउंडेशन एस्टेब्लिश रियल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। जू यांग किंग से कहता है कि तुम्हें आधे महीने के अंदर गोल्डन कोर रियल में पहुंचना होगा। किंग ये उनकी बात समझ जाती है। जू यांग अपने सेट को मजबूत बनाना चाहता था, जिसके लिए सभी डिसिपल का मजबूत होना जरूरी था, ताकि उसकी अनुपस्थिति में कोई भी तियानलिंग सेट की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। अब सभी स्टूडेंट कल्टिवेशन करने लग जाते हैं। जू यांग अब फॉरेस्ट में आ जाता है, जहां वो आसानी से हाई लेवल बेयर बिस्ट को मार डालता है और उसके मॉन्स्टर कोर को निकाल लेता है। सभी बिस्ट में एक मॉन्स्टर कोर होता है, जिनमें उन बिस्ट की पूरी एनर्जी मौजूद रहती थी। जू यांग अब उस मॉन्स्टर कोर से 4 ताई तेलिस्मान को रिफाइन करता है और उसे अपने सेट के चारों डिसिपल को दे देता है और उन्हें बताता है कि वो तेलिस्मान है जिसे मैंने कल रात एक डीमन बिस्ट पिल से रिफाइन किया था। इस तेलिस्मान के साथ तुम्हारा डिफेंस काफी बढ़ जाएगा और अगर कभी तुम पर जानलेवा हमला हो तो ये तेलिस्मान तुम्हें नेसेंट सोल प्रैक्टिशनर के अटैक से भी बचा सकता है। स्टूडेंट इससे हैरान होते हैं कि मास्टर ने हमारे लिए इतनी पावरफुल चीज को रिफाइन किया। जू यांग अब उन सभी को एक एक स्किल बुक भी देता है और बताता है कि इन बुक में वो सभी स्किल मौजूद है जो मैंने तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए चुनी है। तुम्हें अपने कल्टिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन स्किल का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना होगा, तभी होल से एक तेज एनर्जी निकलती है। क्योंकि किंग यू अब प्रमोट हो गई थी और अब वो गोल्डन कोर रियल में पहुंच गई थी। फिर अब हमें शांग शुआन टियन को दिखाया जाता है, जो लिंग बाओ फैमिली का हेड था, जो अपने पौधों को पानी पिला रहा था। उसे एक सैनिक तियानलिन सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और बताता है कि तियानलिन की सेक्ट हेड किंग यू अब काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है। वो सिर्फ आधे महीने में ही गोल्डन कोर फॉर्मेशन रियल्म में प्रमोट हो गई और अब तियानलिन सेक्ट पूरी सिटी में फेमस होने लग गया है और अब कोई भी सेक्ट उनसे उलझने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने इतने पावरफुल यूनशान सेट को भी बर्बाद कर दिया और ये सब उनके एस्टर जू यांग की वजह से है। शांग अपने सैनिक से कहता है कि तुम्हें हमारे सेट के किसी एक आदमी को उनके पास भेजना चाहिए और हमारे लिंग बाओ स्टोर में उन्हें ऑक्शन के लिए इनवाइट करना चाहिए। सैनिक उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि मैं अभी तियानलिन सेक्ट में मैसेज भेजने की व्यवस्था करता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जब जू यांग शांग के इनविटेशन पर किंग यू के साथ लिंग बाओ ऑक्शन हाउस में आ गया था। किंग यू जू यांग को बताती है कि मैंने सुना है कि लिंग बाओ फैमिली के पास बहुत बड़ी पावर है और इनके पास कई सारे ट्रेजर है। अब वो दोनों उस लिंग बाओ स्टोर के अंदर आ जाते हैं। लिंग बाओ स्टोर के अंदर हम टिंग फेंग नाम के एक राजकुमार को देखते हैं, जो अपने एक सैनिक के साथ स्टोर में आया हुआ था और उसने बहुत सारे ट्रेजर को खरीद लिया था। सैनिक टिंग फेंग को कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप खुश नहीं हो कि आपने आज इतने सारे ट्रेजर खरीदे? टिंग फेंग कहता है कि आज मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी, पर नीलामी में कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? मुझे हमेशा दूसरों से कॉम्पीट करना बहुत पसंद है। तभी वो वहाँ किंग यू और जू यांग को देखता है, जो एक लोटस को देख रहे थे। टिंग फेंग उनके पास आ जाता है और जू यांग से कहता है कि क्या तुम्हें ये पीच ब्लॉसम लोटस काफी पसंद आया? मैं भी इसे खरीदना चाहता हूँ और तुम इसके बदले में जितना देना चाहते हो मैं उसका दुगना पेमेंट करूँगा। और वो 500 जिन कॉइन की बोली लगाता है। जू यांग उसे घूर कर देखने लगता है तो टिंग फेंग कहता है कि अगर 500
500 कॉइन पर्याप्त नहीं है तो तुम्हें 2000 कॉइन दे सकता हूँ। जुयांग उस लोटस को वहीं रख देता है और उसकी बातों का जवाब नहीं देता और सोचता है कि लड़का काफी मूर्ख है और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। तो टिंग फेंग कहता है कि ऐसी एक मामूली सा क्यों रिफाइनिंग रियम का पेटिशनर है और इसमें कोई आशा नहीं है कि इसमें मुझसे कॉम्पीट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये वाकई काफी बोरिंग है। किंग यू को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। जुयांग भी गुस्से में उसे अपनी मेंटल पावर से एक शॉक देता है जिससे टिंग फेंग नीचे गिर जाता है। यह देखकर टिंग फेंग का सैनिक हैरान हो जाता है और टिंग फेंग को उठाने आता है। जुयांग अब वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। टिंग फेंग सोचता है कि वास्तव में कौन है जिसकी पावर इतनी महान है। मैं एक और फॉर्मेशन रियल का कल्टिवेटर होने के बावजूद भी विश्वास नहीं कर सकता कि इसने सिर्फ अपने मेंटल प्रेशर से मुझे नीचे गिरा दिया और वो हंसने लग जाता है। सैनिक इससे हैरान होता है और पूछता है कि यंग मास्टर, आप उस आदमी से मार खाने के बावजूद भी मुस्कुरा क्यों रहे हो? टिंग फेंग कहता है कि आदमी दिखने में सिर्फ एक क्यों रिफाइनिंग रियल का पेटिशनर लगता है पर इनकी पावर काफी महान है। इन्होंने अपनी मेंटल पावर से ही मुझे एक बड़ा झटका दिया। आखिरकार अब मेरी मुलाकात पीएलएस मास्टर से हो चुकी है। और वो सैनिक से कहता है कि तुम वापस जाओ और मेरे पिताजी से कहना कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा और मैं अब इस आदमी को अपना मास्टर मानकर इनकी पूजा करूंगा। सैनिक इससे हैरान होता है। टिंग फेंग भागकर जुयांग के पास जाने लगता है। फिर अब हम देखते हैं कि लिंग बाओ हाउस की नीलामी स्टार्ट हो जाती है जिसे लिंग बाओ फैमिली का हेड शान खुद ही होस्ट कर रहा था। लोग बातें करते हैं कि ऑक्शन वाकई काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए ब्रांच हेड खुद ही इस ऑक्शन को मैनेज कर रहे हैं। शान सभी से कहता है कि मैं जिस पहली चीज को सभी के सामने पेश करना चाहता हूँ वो मिड ग्रेड अर्थ लेवल का स्पिरिचुअल फ्लावर है जिसका उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है और इससे किसी भी बीमार इंसान की जान को बचाया जा सकता है। आमतौर पर कल्टिवेटर अपनी एज को बढ़ाने के लिए पिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस अर्थ लेवल के स्पिरिचुअल फ्लावर का सेवन करने से कोई भी कल्टिवेटर 100 साल तक और ज्यादा जी सकता है। किंग यू अपने मास्टर से कहती है कि यह फ्लावर काफी अच्छा है इसीलिए हमें इसे खरीदना चाहिए। जुयांग कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे खरीद सकती हो। टिंग फेंग भी वहाँ मौजूद था जो बहुत ही रूडली तरीके से शान को कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और बताओ कि इस फ्लावर की प्राइस क्या है। शान सभी से कहता है कि इसकी शुरुआती कीमत $1 मिलियन कॉइन है। सभी बातें करने लगते हैं कि यह फ्लावर काफी महंगा है पर इसका इफेक्ट भी काफी अच्छा है इसीलिए लोग उसकी बोली लगाने लग जाते हैं। किंग यू उसकी 4 मिलियन की बोली लगाती है पर टिंग फेंग सीधे ही उसकी 10 मिलियन की बोली लगा देता है जिससे सभी चौंक जाते हैं। किंग यू इससे काफी निराश हो जाती है और कहती है कि यह फ्लावर काफी महंगा है, हम इसे खरीद नहीं सकते। टिंग फेंग सोचता है कि हमेशा की तरह कोई भी मुझसे कॉम्पीट नहीं कर सकता। वास्तव में यह ऑक्शन भी काफी बोरिंग है। जुयांग देखता है कि किंग यू परेशान है इसीलिए वो लेवल 3 की हाई ग्रेड पिल को बाहर निकालता है जिसका नाम 3 राउंड ऑफ एम्यूनेशन था और वो उस फ्लावर के बदले उस पिल की बोली लगा देता है जिससे सभी चौंक जाते हैं। टिंग फेंग भी चौंक जाता है क्योंकि लेवल 3 पिल थी और लेवल 2 की पिल ही काफी ज्यादा महंगी होती थी और लेवल 3 पिल रेयर होने की वजह से इसकी कीमत करोड़ों गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा थी। लोग बातें करते हैं कि आदमी कौन है जो इसने मामूली फ्लावर के लिए भी लेवल 3 पिल को बाहर फेंक दिया। नीलामी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। अब रात हो चुकी थी। किंग यू और जुयांग ने बहुत सारे ट्रेजर खरीद लिए थे पर वो अभी भी और ट्रेजर खरीदने के लिए यहीं रुके हुए थे। किंग यू अपने मास्टर से कहती है कि हमने कुछ पिल से ही इतने सारे ट्रेजर को खरीद लिया। वास्तव में हमने आज काफी अच्छी डील की है पर अभी भी मुझे समझ नहीं आया कि आपने इस मामूली से ब्लैक स्टोन को क्यों खरीदा। जुयांग उस स्टोन को ले लेता है और बताता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। प्राचीन समय में पावरफुल ब्लड लाइन वाले डेमोनिक बीस्ट जब कोई विपदा आती थी तब वो खुद को एक ग्रेप फूड में सील कर लेते थे, इसीलिए ये एक डेमोनिक बीस्ट के अंडे की तरह है और अब वो अपनी पावर से उस ग्रेव स्टोन को क्रैक कर देता है जिससे वो बीस्ट वापस से जिंदा हो जाता है। ये देखकर किंग यू हैरान रह जाती है। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा क्यूट था जो किंग यू को काफी अच्छा लगता है और उसे अपने हाथ में ले लेती है। जुयांग बताता है कि ये क्लाउड बीस्ट है और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वही बीस्ट है जो मेरा माउंट हुआ करता था, यानी मैं इसकी सवारी करता था। मुझे क्लाउड की सवारी करना काफी पसंद है। बादलों में मुझे काफी आनंद की अनुभूति होती है। किंग यू सोचती है कि क्लाउड बीस्ट
बीस्ट फॉक्स एक लेजेंडरी बीस्ट है जो हजारों सालों पहले पाए जाते थे। वास्तव में मास्टर काफी महान है जो इन डिवाइन बीस्ट को अपनी सवारी के रूप में इस्तेमाल करते थे। किंग यू अब उस बीस्ट के साथ खेलने लग जाती है। ऑक्शनर शान सभी से कहता है कि अब मैं आप सभी के सामने नीलामी की आखिरी चीज पेश करने जा रहा हूँ, और वो एक मैप को बाहर निकाल कर बताता है कि एक सीक्रेट रियल्म का मैप है। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। जू यांग भी उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो जल्दी से उस मैप के बदले में 2 टियर 3 पिल देता है। टिंग फेंग और बाकी सभी से शॉक्ड हो जाते हैं और उन सभी को एहसास होता है कि जू यांग वास्तव में काफी महान है। फिर हम देखते हैं कि जू यांग अब उस मैप को खरीदने के बाद किंग यू के साथ वहाँ से वापस तियानलिंग सेट की तरफ लौटने लगता है। तभी हम टिंग फेंग को भी देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। हम वहाँ लू फैमिली के लीडर लू किंग फेंग को भी देखते हैं जो अपने 2 साथी चुन और लेंग के साथ जू यांग पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे मारकर सारे ट्रेजर को लूटना चाहता था। जू यांग किंग यू के साथ जंगल में आ गया था। किंग यू जू यांग से कहती है कि मास्टर क्या इस सीक्रेट रियल्म का असली नक्शा है या फिर ये नकली है। जू यांग कहता है कि असली है, लेकिन इसमें सीक्रेट रियल्म में जाने की कोई चाबी नहीं है। किंग यू इससे हैरान हुई कहती है कि अगर ऐसा है तो हम सीक्रेट रियल्म में कैसे एंटर करेंगे। जू यांग बताता है कि हम लोग वहाँ चाबी के बिना सीक्रेट रियल्म में नहीं जा सकते, लेकिन मुझे चाबी की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि उस सीक्रेट रियल्म को जू यांग के ही एक स्टूडेंट ने बनाया था। किंग यू इससे खुश होती है। जू यांग को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो रुक जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, इसीलिए अब बाहर आ जाओ। टिंग फेंग बाहर आ जाता है। उसे देखकर किंग यू कहती है कि क्या तुम हमसे बदला लेना चाहते हो क्योंकि मास्टर ने तुम्हें मारा था। टिंग फेंग तेजी से जू यांग के सामने आ जाता है और घुटने टेक कर उसे रेस्पेक्ट देता है और कहता है कि आप काफी महान हो। आपके ऑरा से ही मैं पूरी तरह से हिल गया था और मैंने आज तक जितने भी क्यू रिफाइनिंग रियल्म के पेटिशनर देखे हैं उन सभी में से आप सबसे बेस्ट हो, इसलिए कृपया आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं आपका सबसे अच्छा स्टूडेंट बनूंगा। जू यांग सोचता है कि मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता है, पर वो उससे लोग मेरी पावर का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह लड़का युवान आर्टिफैक्ट फैमिली के लीडर का बेटा है और यह आगे जाकर लीडर बनेगा। फिर भी ये मेरा स्टूडेंट बनना चाहता है, इसीलिए मुझे इसका एक टेस्ट लेना होगा। और टिंग फेंग से कहता है कि अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूं, तो तुम्हें मेरा पीछा करने वाले उन तीनों लोगों के साथ फाइट करनी होगी। टिंग फेंग इससे चौंक जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ लू किंग फेंग अपने 2 साथियों के साथ मौजूद था। लिंग फेंग का साथी चुन कहता है कि जू यांग एक क्यू रिफाइनिंग रियल्म का पेटिशनर होने का दिखावा करता है, वास्तव में काफी दिलचस्प है। किंग फेंग कहता है कि पहले हम 2 लोगों को मारना चाहते थे, पर इनके साथ अब एक और आदमी शामिल हो गया है, इसीलिए हमें एक और ज्यादा इंसान को मारना पड़ेगा। वास्तव में ये सब काफी परेशानी भरा है। टिंग फेंग को एहसास होता है कि वो तीनों गोल्ड कोर पेटिशनर है और वो भी गोल्ड कोर पेटिशनर था, इसीलिए वो कहता है कि इन तीनों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मास्टर बस आप इंतजार करें और देखें कि मैं इन तीनों को कैसे सबक सिखाता हूँ। और अब वो लड़ने के लिए अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। चुन भी लड़ने के लिए अपना हैमर निकाल लेता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जवान लड़का लड़ने में कितना अच्छा है, और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। टिंग फेंग फाइट करने में काफी अच्छा था और वो अपने स्पेयर के एक जोरदार अटैक से चुन को दूर फेंक देता है, जिससे वो मारा जाता है। किंग यू भी उसकी स्पेयर टेक्निक को देखकर कहती है कि लड़का लड़ने में वाकई काफी कमाल का है। जू यांग बताता है कि यह टिंग फेंग बेवकूफ है क्योंकि लड़ने के वक्त रैंपेज यानी उग्र हो गया, इसीलिए इसे निश्चित रूप से जल्दी कष्ट होने वाला है। किंग फेंग के दूसरे साथी लेंग को टिंग फेंग पर गुस्सा आता है और वो अपने स्नेक तेलिस्मान से टिंग फेंग पर अटैक कर देता है। टिंग फेंग अपने स्पेयर से उन स्नेक को रोककर उन्हें खत्म कर देता है और अब वो लेंग से फाइट करने लग जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम लड़ने में सिर्फ इतने ही माहिर हो। पर शेन अपनी स्नेक स्किल से टिंग फेंग के पैर में स्नेक से बाइट करवा देता है, जिससे उसकी बॉडी में जहर चला जाता है। लेंग टिंग फेंग से कहता है कि तुम वास्तव में किसी ऊंचे सेक्ट से हो, पर तुम में दूसरों को बचाने का बिल्कुल भी साहस नहीं है। तुम कभी भी मुझे मारने के योग्य नहीं हो। और उसे लात मारते हुए कहता है कि मैं बहुत दयालु हूँ, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। किंग यू उसकी मदद करने जाने लगती है, पर जू यांग उसे रोक लेता है क्योंकि वो टिंग फेंग की काबिलियत देखना चाहता था। टिंग फेंग हार नहीं मानता और अपने स्पीयर को उठा लेता है और
और शेन को दूर करके स्पीयर से गर्दन पर अटैक कर देता है, जिससे लिंग मारा जाता है। जू यांग ये देखकर कहता है कि लड़का काफी क्रूर है, इसने बहुत ही निर्दयी तरीके से अपने दुश्मन को मार डाला, पर लड़ाई में क्रूरता काफी अच्छी होती है। किंग फेंग अब ताली बजाने लगता है और टिंग फेंग से कहता है कि तुम लड़ने में इतने भी बुरे नहीं हो, तुमने मेरे 2 आदमियों को मार डाला, पर ये दोनों सिर्फ लूजर थे। अब इनके मरने की वजह से मैं सारे ट्रेजर को अपने पास रख सकता हूँ और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब